उसकी पत्नी को ने बेघर कह के छोड़ दिया था। उस आदमी ने ये आदमी 8 साल बाद उसी गांव में पहुंचा, एक कलेक्टर की गाड़ी से उतरा। जब उसने अपनी पत्नी की झोपड़ी को देखा, पूरा सिकंदर ना गांव था, वो पूरा सांस लेना बंद कर भूल गया। ये कहानी उत्तर प्रदेश की एक छोटे से सिकंदरपुर की एक कहानी है। एक ऐसा गांव जहाँ पे कच्ची गलियां, बरसात में कीचड़ भर जाती हैं और सपने अक्सर टीबी के बोझ तरह दब जाते। गांव के आखिरी छोर पुराने पीपल के नीचे छोटी सी सिलाई की दुकान थी, जो कि दुकान का एक कोना था जहाँ पुरानी सिलाई मशीन, वहाँ बिखरे हुए धागे और एक खामोश लड़का बैठा रहता था। विनोद शर्मा उसका नाम था। विनोद की उम्र मुश्किल से 22 साल थी। दिन भर वो दूसरे के फटे हुए कपड़ों को सिलता रहता। रात होते ही एक और काम करता था, अपने सपनों को सिलने का। सोच रहे होंगे एक टेलर एक सपने कैसे? जब पूरा गाँव सो जाता था, जब वो अपने सपनों को सिलता रहता, एक पुरानी किताब थी वो पढ़ता रहता था। वहाँ नहीं कहीं और अपने आप को देखता रहता था कि हम इस पोजीशन तक पहुँच जाए। गाँव वाले अक्सर मजाक उड़ाते रहते, टेलर पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएगा क्या? और फिर सब हंस पड़ते थे। विनोद भी हल्का सा मुस्कुरा देता था। उसकी माँ गीता देवी चुपचाप उसको देखती रहती थी। कभी कभी उनकी आंखें भर आती थीं। उनको पता था उनका बेटा कपड़े नहीं सिल रहा, बल्कि अपने सपनों को सिल रहा है। इसी गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम मोनिका था। सुंदर, पढ़ी लिखी और एक ड्रामेबाज लड़की थी, जो कि सादगी गांव की सादगी में नहीं, उसकी शहर की चमक में उसकी जिंदगी बसती रहती थी। वो सोचती थी कि मैं कभी गांव से बाहर निकलूंगी जहां उसे लोग सम्मान दे। वहाँ पे उसका पति कोई एक बड़ा आदमी है। किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच के रखा हुआ था, जो कि पूरा। मोनिका और विनोद की शादी की बात हुई तो गांव में फुसफुसाहट होने लगी। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन लड़का एक टेलर है। एक गांव में बातें जोरों शोरों से होने लगी तो इस बात पर उसके पिता, उनके पास भी ज्यादा विकल्प नहीं थे और उम्र बढ़ रही थी, रिश्ते कम थे और हालात भी खराब हुआ करते थे। शादी सबके सामने, ना कोई बैंड और ना कोई बारात, बस कुछ लोग आए हुए थे उस शादी में, जो कि बहुत सादगी से हुई थी। थोड़ी सी मिठाई और ढेर सारी उम्मीदें हुआ करती थी। लेकिन उसे कुछ हफ्तों बाद ही एहसास हो गया कि कुछ भी नहीं बदला था। सुबह विनोद दुकान पे जाता, शाम को वापस घर पे आ जाता। घर में वही तंगी और वही संघर्ष, वही सादा जिंदगी चलती रहती थी। मोनिका थी, उसका दम घुटने लगा धीरे धीरे। दूसरी औरतों को सरकारी नौकरी वाले पतियों के साथ देखती थी और खुश देखती थी तो उसके अंदर एक सवाल उठता था, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? विनोद उसकी बेचैनी समझता था और बोलता था कि कुछ टाइम दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। कभी कभी शब्द हालात से छोटे पड़ जाते हैं। एक दिन गांव में पंचायत बैठी हुई थी। पूरा गांव जमा हुआ करता और हंसी मजाक का माहौल था। तभी किसी ने विनोद पर तंज कस दिया कि क्यों विनोद, आज कितनी कमाई हुई? 2-4 फटे कपड़े और सिल लिए क्या? और लोग हंस पड़े और ये हंसी मोनिका के दिल में एक घर कर चुकी थी। सालों से दबा हुआ दर्द, गुस्सा एक झटके में बाहर आ चुका था। सबके सामने विनोद की तरफ देखा और सोचा, मैंने सोचा हुआ था कि मुझे एक सफल पति मिलेगा, जो मुझे तो एक टेलर मिला है। पूरा गांव ये सुनकर सन्न रह चुका था, खामोश हो गया कि उस रात मोनिका घर छोड़कर हमेशा के लिए चली बिना कुछ कहे। घर में सन्नाटा था। विनोद वहीं पे कुछ देर तक बैठा रहा। उसकी माताजी बहुत खामोश हो गईं। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, लेकिन शब्द उनके पास भी नहीं थे। सुबह गांव में खबर फैल गई, टेलर की बीवी उसे छोड़कर चली गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सहानुभूति दिखाई। उस दिन विनोद दुकान पर नहीं गया। पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठा रहा और सोचने लगा कि जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी, क्या कहानी वहीं जाकर रुक गई? और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात विनोद बहुत ज्यादा रोया। अगली सुबह जब गांव जागा तो विनोद गायब था। मेज पर एक छोटा सा कागज रखा हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था, माँ मैं जल्दी आऊंगा, मुझे माफ करना। जब तक कुछ बन नहीं जाता, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। गीता देवी ने कांपते हुए हाथों से कागज उठाया और अपने सीने से लगा लिया उस कागज। शब्द बहुत छोटे थे, बस उनका मतलब बहुत बड़ा था। उन्हें समझ आ चुका था कि आज उनका बेटा घर छोड़कर भागा नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत के साथ लड़ने निकला है। अपनी किस्मत से एक माँ होने के नाते उनकी दिल में उन्होंने आसमान की तरफ देखा और चुपचाप, जाओ बेटा, अब दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। उधर मोनिका अपने मायके में थी। उसे यकीन
विनोद उसे जल्द ही मनाने जरूर आएगा, शायद रोएगा या फिर माफी भी मांगेगा, उसे वापस लाने की जरूर कोशिश करेगा। दिन बीत गए, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज और ना कोई संदेश, ना कोई खबर। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी बेचैनी गुस्से में बदल चुकी थी। उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद अपने आप से पूछा। कुछ हफ्तों में पंचायत में तलाक की बात उठने लगी। सबकी नजरें मोनिका पर थी। ये उसका आखिरी फैसला था। उसके पिता रामदीन ने उसकी आंखों आखिरी बार समझाया कि वो गरीब है लेकिन वो दिल का अच्छा है। जिंदगी पैसे से नहीं। बाबूजी, मुझे गरीबी से डर लगता है और मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं काट सकती। बस एक दस्तखत ने सब कुछ खत्म कर दिया। रिश्ता कागज पर खत्म हो चुका। उसके निशान दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए रह गए। उधर विनोद प्रयागराज, एक अनजान शहर जहां पर हजारों चेहरे थे, लेकिन उसे कोई वहां पर जानता नहीं था। पहले ही दिन उसे समझ आ चुका था, सपनों की कीमत पसीने से चुकानी पड़ती है। दिन में वह मजदूरी करता, ईंटें उठाते हाथों में छाले पड़ जाते थे और रात में सस्ती धर्मशाला की कोठरी में पढ़ाई करता था। कभी कभी लोग उससे पूछते थे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? खुद शांत सुर में जवाब देता था, मेरे पास अब हारने का कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। ये एक सिर्फ जवाब नहीं था। कई रातें ऐसी आईं जब वो उसे भूखा भी सोना पड़ा था। कई दिन ऐसे भी आए जहाँ पे उसको मजदूरी भी नहीं मिली। एक बार तो तेज बुखार में पूरी रात कांपता रहा। जेब में इतने पैसे नहीं थे कि दवा खरीद सके। उस रात उसे मोनिका की एक बात याद आई कि मुझे तो एक टेलर मिला है। वो बात उसके दिल में आग की तरह जल उठा। इस बार ये आग उसे जलाने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए थी। किसी किसी का अपमान भी आपकी सब में बड़ी ताकत बन जाता है। एक दिन मजदूरी करते हुए वो सरकारी दफ्तर के पास काम कर रहा था। एक गरीब बुजुर्ग अपने कागज लेकर अधिकारी के सामने खड़ा था। दस्तावेज सारे सही थे, लेकिन अधिकारी उसको डांट रहा था। बुजुर्ग की आंखों में बेबसी थी। साहब, मैंने सब कुछ सही किया है, फिर भी लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। विनोद ये सब चुपचाप देखता रहा और बोला। उस दिन उसके अंदर एक नया विचार जन्म लिया कि मैं भी एक सिस्टम गरीबों को दबाने के लिए है, तो क्यों ना मैं खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं। यही पहला दिन था कि उसने सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सोचा और उसने उसकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर। फिर उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया था। पहला प्रयास असफल हो गया, दूसरा प्रयास भी असफल, दूसरा प्रयास उससे भी बुरा हुआ था। तीसरे प्रयास तक उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। उसे अपनी किताबें तलक गिरवी रखनी पड़ी। सोचिए, एक इंसान जिसके पास उसकी किताबें ही सबसे बड़ी पूंजी हो, उसे वही बेचनी पड़ जाए। लेकिन विनोद नहीं रुका। अब ये सपना नहीं था, ये उसकी पहचान की लड़ाई थी। इसी बीच एक खबर ने उसको अंधा। उसकी माँ गीता देवी इस दुनिया में नहीं रही। विनोद स्टेशन के प्लेटफार्म तक खड़ा रहा, घंटों बैठा रहा। आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है, आंसू भी साथ देने नहीं दे। वह अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया था। उस दिन उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, माँ, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। साल गुजरते गए और संघर्ष ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। फिर वह दिन आया। 8वें साल का रिजल्ट घोषित हुआ। लाखों नामों के बीच एक नाम चमक रहा था, विनोद शर्मा, वही लड़का जिसे लोग टेलर कहते थे। आज जब उसे नियुक्ति पत्र मिला तो वो सबसे पहले वह अपनी माँ की तस्वीर के नीचे, माँ, मैं बन चुका हूँ, आप देखिए ना मुझे, और वो रोने लगा। सिकंदरपुर गांव में किसी को इस बात का पता तलक नहीं। जिस लड़के का मजाक उड़ाया गया था, वही लड़का आज के समय जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन चुका था। समय चुपचाप अपना खेल खेल चुका था और वो विनोद की पहली पोस्टिंग वहीं हुई जहां पर और उसकी कहानी शुरू हुई थी। प्रतापगढ़ जिला, वही मिट्टी, वही लोग, वही गलियां। लेकिन इस बार एक फर्क था लेकिन अब उसके नाम के आगे लिखा हुआ था कलेक्टर साहब। जिस हाथ ने कभी फटे कपड़े सिले थे, वही हाथ अब सरकारी फाइलों पर साइन करेगा। फैसले लिख रहा था। जिस इंसान को कभी पंचायत में बोलने का अधिकार नहीं, आज उसकी एक आवाज पर उस पूरा सिस्टम चल सकता था। पहले दिन जब वो विनोद कलेक्टर ऑफिस में पहुंचा, कोई दिखावा नहीं था, बल्कि चुपचाप वह गाड़ी से उतरा, ना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। बाहर अधिकारी खड़े हुए थे, कर्मचारी भी खड़े हुए थे।
लेकिन विनोद के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। शायद वो जानता था कि ये जीत पूरी दुनिया को खुद से किए गए वादे को निभाने के लिए थी। उस शाम उसने जिले की पहली रिपोर्ट मंगवाई थी। अब वो सिर्फ एक विनोद नहीं था, बल्कि पूरे जिले का मालिक था और लाखों करोड़ों गरीब लोगों की उम्मीद था पर उनकी सुनने वाला कोई हो। हर फाइल अपने अंदर किसी न किसी की कहानी छुपा के रखी हुई, किसी की कहानी, किसी की मजबूरी, किसी की शिकायत अपने अंदर समाये रखी हुई थी। वो फाइल एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ रहा था। अब वो जानता था कि वो एक अधिकारी नहीं था, बल्कि ये फैसला किसी की जिंदगी भी बदल सकता है। तब उस पर एक फाइल पर उसकी नजर ठहर गई। अवैध कब्जों पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक थी। वह पन्ने धीरे धीरे पलटता गया। अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। उस गांव का नाम था सिकंदरपुर। उसका अपना गांव, वही मिट्टी, वही गलियां, वही पीपल का पेड़। अभी उसके नीचे अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठा हुआ था। एक पल के लिए वो फिर से वही 22 साल जिसके पास सपने थे, बल्कि लेकिन पहचान नहीं थी। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि नहर किनारे जो झोपड़ियां हैं वो बनी हुई हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। विनोद ने फाइल धीरे से बंद कर दी। वह कुर्सी से उठा के खिड़की के सामने कुछ देर बाद उसने शांत स्वर में कहा, कल हम सिकंदरपुर चलेंगे। उधर सिकंदरपुर ने जिंदगी में अलग ही करवट ले ली थी। वही मोनिका जिसे अपनी पसंद पर पूरा भरोसा था, आज आईने में खुद को पहचान नहीं पा रही थी। कभी उसने सोचा था पैसा, बड़ा घर, समाज में ऊंचा रुतबा यही असली खुशी है। क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि अक्सर जिंदगी वही सिखाती है जब हम समझना नहीं चाहते। विनोद से अलग होने के कुछ महीने के बाद ही मोनिका ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़के का नाम था अजय सिंह। पहली नजर में अजय बिल्कुल वैसा ही था जैसा मोनिका ने हमेशा चाहा था। शहर में घर, अच्छा पहनावा, लोगों में पहचान। शादी की शुरुआती दिनों में सब कुछ सपने लग रहा। मोनिका ने सोचा, अब मेरी जिंदगी वैसी ही जैसी मैंने चाही थी वैसी जिंदगी होगी मेरी। अब हर चमक सोना नहीं होती। धीरे धीरे वह शराब पीने लगा और धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। कभी कभी हाथ भी उठा देता। मोनिका को समझ में नहीं आता कि यही एक जिंदगी थी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। समय के साथ हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। पहले गहने और फिर धीरे धीरे फिर जमीन और आखिरी में घर भी बिक गया। अजय घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। ना कोई फोन और ना कोई खबर। अब मोनिका बिल्कुल अकेली हो चुकी। मायका का दरवाजा खटखटाया, वहाँ पे भी उसको अपनापन नहीं मिला। मजबूरी ने वहीं लाके खड़ा कर दिया जहाँ से वो भागना चाहती थी, सिकंदरपुर। लेकिन इस बार वो दुल्हन बन के नहीं, बल्कि एक बेघर औरत बन के लौटी हुई थी। नहर के किनारे छोटी सी बनी हुई झोपड़ी उसका घर था। कभी वो अपने सम्मान के सपने देखती रहती थी, जहाँ पर 2 वक्त की रोटी उसकी समय बड़ी जरूरत बन चुकी थी। एक दिन अचानक गांव में खबर फैल गई कि कलेक्टर साहब आने वाले। ये सुनते ही पूरे गांव में बेचैनी फैल गई, खासकर उन लोगों में जिनकी झोपड़ियां रहने लायक नहीं थी। सबको डर था कि अब बुलडोजर आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोनिका ने भी यह खबर सुनी और उसकी हाथ कांपने लगे और उसने अपनी झोपड़ी की दीवारों को देखा जो बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ी हुई थी। फिर खुद से पूछा, यही बीच छिन चुका था तो मैं कहाँ पे जाऊंगी। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार अतीत, विनोद का चेहरा और उसकी खामोशी भी थी। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा होता तो शायद मेरी आज ये हालत नहीं होती। लेकिन शायद उसने फिर अपने आप को समझाया कि नहीं, वो सिर्फ एक टेलर था। गांव की तरफ एक सरकारी गाड़ी आने लगी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हर कोई सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। सबकी नजर उस पहली गाड़ी पर खड़ी हुई। गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और वो गेट को खोलने लगा। एक आदमी बाहर निकला, सफेद सादी सीधा व्यक्तित्व और चेहरे पर वही शांति थी जो पहले हुआ करती थी। और अब उसके साथ एक नई जिंदगी खड़ी, एक नई पहचान भी जुड़ चुकी थी। मोनिका के हाथ से पानी का लोटा जमीन पर बिखर गया। उसकी सांसें तेज होने लगी, क्योंकि वह चेहरा उसके लिए एक अनजान नहीं था, बल्कि वो विनोद था। वही आदमी जो कि कभी उसको सबके सामने एक टेलर कहा था, जो कि आज एक। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक कलेक्टर बन चुका था। जिला कलेक्टर विनोद शर्मा था। उसको भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा, अरे ये तो वही है जिसे टेलर वाला विनोद
हुआ करता था, टेलर हुआ करता। ये आवाज हवा में तैरती हुई ये मोनिका के कानों तक पहुंची। उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा, पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। वह अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी और वो चाह कर भी कहीं छुप नहीं सकती थी। विनोद की नजर उस पर पड़ी एक पल के लिए, ना कोई हैरानी, ना कोई गुस्सा और ना कोई ताना भी था। वह बिना रुके आगे बढ़ चुका था। सरकारी अधिकारी तुरंत सक्रिय हो चुके थे, फाइलें खुलने लगी और थोड़े दूर बुलडोजर भी खड़ा था, जैसे बस एक आदेश का इंतजार कर रहा हो। पूरा गांव अपनी सांसें रोके खड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक झोपड़ी का फैसला नहीं, ये सिर्फ कई जिंदगियों का फैसला हुआ करता। विनोद ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा, वही मिट्टी, वही लोग, वही जगह। कभी उसे एक टेलर कहा गया, नहर पर गई, फिर कभी झोपड़ियों पर भी। आखिर में उस झोपड़ी पर जाकर ठहर गई जहाँ पर मोनिका खड़ी हुई थी। सर के हाथ से फाइल ली और ध्यान से पढ़ने लगा। मोनिका को लगा जैसे समय रुक चुका है। उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो मुझसे बदला लेगा? क्योंकि उसके सामने कोई कमजोर इंसान नहीं बल्कि कानून की ताकत खड़ी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन जब किसी ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। विनोद झोपड़ी के पास एक बुजुर्ग खड़ा था, उसके पास गया। बाबा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं 20 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। विनोद ने एक पास खड़े एक बच्चे से एक औरत की समस्या सुनी और फिर वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं था बल्कि एक कलेक्टर था, लेकिन एक इंसान की तरह सोच रहा। गांव वाले बिल्कुल हैरान हो चुके थे। अफसरों को बिल्कुल आदेश देते हुए देखा था, किसी का दर्द समझे नहीं आ रहा। विनोद की नजर फिर मोनिका पर गई। इस बार वह रुका और मोनिका के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थी, आवाज भी कांप रही थी। विनोद, यही वही नाम था जिसे उसने अपने अंदर सालों से दबा के रखा हुआ था। लेकिन विनोद चुप रहा। मोनिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे माफ कर दो। सबको लग रहा था विनोद अब कुछ कहेगा, लेकिन विनोद ने गुस्सा निकालेगा, शायद उसके फैसले की उसको सजा जरूर सुना। लेकिन विनोद ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने फाइल मंगवाई और कानून के नियम ध्यान से पढ़ने लगा। फिर उसने दूसरी रिपोर्ट मंगवाई और अफसरों से कुछ सवाल पूछे। अफसरों खुद हैरान थे। विनोद हर छोटी से छोटी बात की जांच कर रहा था। नहर की सीमा 2 हिस्सों में नाप तोल शुरू हो चुकी थी। फिर एक सच्चाई सामने आई, लेकिन पुरानी रिपोर्ट में एक गलती थी। झोपड़ियां नहर की सीमा से बाहर थीं, लेकिन कानून के अनुसार उन्हें फिर तोड़ा नहीं जा सकता था। विनोद ने आदेश दिया कि कार्रवाई रोक दिया जाए। बुलडोजर का इंजन बंद हो चुका था। लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिख रही थी। मोनिका वहीं खड़ी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस इंसान को कभी उसने अपमानित किया था, उसी इंसान ने उसकी आज छत बचा ली। विनोद उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसने पहली बार उससे कुछ कहा। लेकिन आज भी सिर्फ एक टेलर होता, क्या तुम मुझे एक इंसान समझती? मोनिका के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सच अक्सर बहुत देर से समझ में आता। विनोद ने और कुछ नहीं कहा, फाइल बंद की। सरकारी काफिला धीरे धीरे गांव से निकल गया, लेकिन मोनिका वहीं खड़ी रह गई। लेकिन आज उसने समझा, पहली बार गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती बल्कि और अमीरी किसी इंसान की कीमत तय नहीं करती, जिसे उसने कभी सिर्फ एक टेलर समझा हुआ था। लेकिन वही समय बड़ा इंसान निकला। गांव पर उस दिन खामोशी गूंज रही थी, लेकिन उस दिन एक साधारण खामोशी नहीं थी लेकिन हवा भी फुसफुसा कर चल रही हो। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन हर आंगन, हर चबूतरे, हर रसोई में एक ही नाम गूंज रहा था, अरे वही टेलर वाला। हाँ वही, अब कलेक्टर साहब, जिस लड़के को कभी पंचायत में खड़ा होने नहीं समझा जाता था, आज जिले का सबसे बड़ा अफसर है और बिना एक शब्द कहे वो सबको आईना दिखा चुका था, फिर चला गया वहाँ से। सबसे बड़ा तूफान गांव में नहीं बल्कि मोनिका के अंदर चल रहा था। अपनी झोपड़ी में दाखिल हुई और चुपचाप जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसने खुद से सच बोला, क्या विनोद को मैंने इसलिए छोड़ा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी? क्या इसलिए कि वो अमीर नहीं था?
सवाल आसान था लेकिन उसका जवाब बहुत भारी था। लेकिन उसे फिर समझ में आ चुका था, इंसान से नहीं बल्कि उसकी हैसियत से प्यार करती थी। हैसियत जब छोटी दिखी तो उसने रिश्ता ही तोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद सिकंदरपुर में एक नई खबर फैल गई थी। लोग आपस में बात कर रहे थे, कलेक्टर साहब ने गांव में एक स्कूल बनवाने का आदेश दिया है। ये सुनकर सब लोग हैरान थे। जब लोगों को पता चला कि वो स्कूल गीता देवी प्राथमिक विद्यालय, कई आंखें नम हो गई थीं। ये गीता देवी थी, एक गरीब माँ जिसने तंगी में अपने बेटे के सपनों को छोटा नहीं होने दिया। जहाँ पर एक पीपल के नीचे टेलर बैठ लोगों के फटे कपड़े सिलता था, आज वहीं बच्चों की हंसी गूंजने लगी। छोटे छोटे हाथों में किताबें थीं और स्लेट पर अक्षर लिखे जा रहे थे। सिकंदरपुर को लगा कि हालात बदले जा सकते हैं। विनोद फिर कभी गांव नहीं आया। उसे लौटकर अब कुछ साबित नहीं करना था। उस असली जीत वही होती है जिसमें आपको अपनी सफलता का श्रेय शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मोनिका अक्सर दूर खड़ी होकर उस स्कूल को देखती थी जब बच्चों की हंसी उसके कानों में गूंजती थी। वह सोचती थी कि मैंने उस दिन अगर उसका साथ नहीं छोड़ा होता, क्या आज मेरी जिंदगी कुछ अलग होती? शायद हाँ, शायद उस स्कूल के उद्घाटन में उसके साथ खड़ी होती। शायद आज लोग उसे कलेक्टर साहब की पत्नी बोलते। समय बीतता गया, मोनिका उसी झोपड़ी पर रही, लेकिन अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया था, उम्मीद भी करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का हर दिन उस इंसान की सफलता को वो दूर से देखना भी उसने अपनी जिंदगी से उसको निकाल दिया था। हर रात अपने फैसले की सच्चाई पर भी विनोद अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहा, लेकिन एक फर्क था कि अब वो लेकिन अपने अतीत को नहीं भूल पाया था। वो अभी तक वो जानता था कि गरीबी क्या होती है, अपमान भी क्या होता है, अकेलापन क्या होता है। शायद यही वजह थी कि वो एक अलग तरीके से अधिकारी बना। फोन वोन नहीं चलाता था, बल्कि उन लोगों की परेशानी। आज भी सिकंदरपुर में एक कहानी सुनाते हैं, टेलर की कहानी, एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी और एक ऐसी कामयाबी की कहानी बिना बदला लिए सबको जवाब दे दिया। इस कहानी की समय पड़ी, किसी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर वो गरीब है तो क्या उसकी जिंदगी बदलेगी नहीं? जब समय का चक्का घूमता है तो सब कुछ बदल जाता है। बड़ा से बड़ा आदमी गरीब बन जाता है, गरीब से गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। उम्मीद करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपनी सजा मिल चुकी थी। हर दिन उस इंसान की सफलता को दूर से देखना जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, और हर रात अपने ही फैसले की सच्चाई के साथ जीना। उधर विनोद अपनी जिम्मेदारी